हरिओम सभी को, योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले 67 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें अभिकथन जो है बताया गया आपको कि समाधि प्राप्ति में सिद्धियां क्या है, विघ्न है। ओके, और रीजन क्या दिया गया है कि देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको बताया गया विभूतिपाद के सूत्र नंबर 51 में, जिसमें ये दोनों बातें की गई हैं। और इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए और आर जो है रिलेट कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन आपका बताया गया है कि व्याधि जो है चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। ठीक है, व्याधि जो है वो चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, और रीजन बताया गया है कि चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है, यानी कि इम्बैलेंस उत्पन्न करता है हमारे तीनों दोष में। ठीक है, वात पित्त और कफ में। तो ये बिल्कुल सही बात है। व्याधि जो है हमारे अंतराय के अंतर्गत जो है सबसे पहला व्याधि ही आता है, तो ये चित्त विक्षेप के साथ प्रकट हुआ है। और चित्त विक्षेप जो है वो क्या कर रहा है, व्याधि यानी कि रोग उत्पन्न हुआ है। रोग कब उत्पन्न होता है, जब हमारा तीनों जो है वात पित्त कफ क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, तभी जो है डिजीज उत्पन्न होती है, हमारे अंदर व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बताया गया है। ठीक है, अगर श्लोक नंबर देखेंगे अंतराय के बारे में, तो आपको 30 नंबर श्लोक सूत्र में मिलता है समाधिपाद में। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ए एंड आर दोनों सही है तथा संबंधित है एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 69 नंबर, 69 नंबर आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको अभिकथन दिया गया है कि प्रकाश जो है, प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संवेदक वर्णक होते हैं वो नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं, यानी कोन सेल में विद्यमान होते हैं। और रीजन दिया गया है कि 3 प्रकार के शंकु और उनके प्रकाश वर्णक के विभिन्न संयुग्म द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं होते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा। ठीक है, जिन्हें दिक्कत हो रहा है वो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। ऑप्शन ए होना चाहिए। फर्स्ट तो सही है, सेकंड का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या दोनों होगा, सही है पर गलत है। फर्स्ट ये तो सही है। देखिए पहला में क्या बताया गया आपका, कोन सेल प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो आपके फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होता है वो कोन सेल में विद्यमान होते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, कोन सेल में विद्यमान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि आपके जो कोन सेल होते हैं वो आपको कलर, यानी कि कलर, जब आप दिन का समय होता है और जब ज्यादा उजाला होता है उस समय आपका कोन सेल एक्टिव होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के लिए जो है ये जो है रीजनेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या बताया गया, दूसरे में बताया गया कि 3 प्रकार के शंकु और उसके प्रकाश वर्णक के विभिन्न युग्मक द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं करते, यहाँ पे नहीं दे दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होते हैं सिर्फ रहता ना उत्पन्न होते हैं तो ये आपके सही हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं देने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ऊपर वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके जो शंकु जो होते हैं, जो कोन सेल होते हैं, जो कि आपके रेटिना में पाया जाता है, रेटिना में पाया जाता है आपके 2 प्रकार के। ठीक है, प्रकाश संवेदक जो 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक आपके क्या होते हैं, एक होते हैं कोन सेल। ठीक है, कोन सेल होते हैं, और दूसरा क्या होता है, रॉड सेल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों सेल ध्यान रखना है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है आपकी राइट में यानी कि नाइट में ये दिखाई देता है, यानी सिर्फ आपके ब्लैक एंड व्हाइट जब कलर रहेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रात के समय जब कम प्रकाश रहता है उस समय जो रॉड सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो काम करता है रेटिना में। और जब कलर होता है, यानी कि जब दिन का समय होता है, ज्यादा प्रकाश रहता है, तो उस समय हमारा कोन सेल एक्टिव रहता है। ठीक है, जो कि कलर के लिए जिम्मेदार रहता है। और आपके जो बीजीआर यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड जो आपके कलर है, जिससे और भी सारे कलर मिलके बनते हैं इन्हीं के संयोग से। ठीक है, तो ये तीनों जो है, तीनों पिगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के शंकु देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीजीआर यानी कि ब्लू, ग्रीन एंड रेड, तो ये बताया गया है जो क्या करता है, प्रकाश के विभिन्न संयुग्मक द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जो तीनों मिलके क्या करता है, अलग अलग जो है कलर बनाता है। ठीक है, और संवेदक उत्पन्न करता है, यानी कि आपको देखने में मदद करता है। तो यही बातें आपको यहाँ पे कोन सेल में बताया गया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा ये सभी को कि रात को देखने में मदद कौन करता है, तो रॉड सेल। आर से ऐसे याद रख सकते हैं, रात
आर से रात, आर से रॉड याद रख सकते हैं, ठीक है। और कलर आपका कौन से आप ध्यान रख सकते हैं, कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन से होता है। ओके, दिन में रंग देखने में ये मदद करता है। तेज रोशनी के समय कौन उपलब्ध होता है, तो कौन से होता है। और कम रोशनी के समय कौन होता है, तो रात को कम रोशनी के समय आपका रोड सेल होता है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर। ए तो सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत है, यानी कि आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ नहीं की वजह से ये आंसर आपका हुआ, नहीं नहीं रहता तो आपका दोनों सही हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आपका 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन करने के लिए मैं बताई हूँ। तो अभी भी मैं देखती हूँ कितने लोग जवाब देते हैं। पूछा गया है आपसे भी कथन में कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात सामक होते हैं। और रीजन बताया गया है कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात, जो वातज होते हैं, वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। यहाँ पे क्या बताया गया, अपथ्य। क्या बताइए कि दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, गलत है ये सही है, बताइए। सही है मैम, ए और ऑप्शन 1 होगा। सही है, चलिए पहला आप लोगों सही को है और मैं फिर से, दूसरा गलत है ना। आप लोगों को मैं पहला फिर से सही है, बता। बात सामक होता है वो सही है, दूसरा गलत मधुर, है। अम्ल, लवण, ये सबको पता है। कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। ये जो है सडरस के बारे में बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। ऊपर वाला तीनों किसके लिए, किसको बढ़ाता है, तो कफ को बढ़ाने वाला है, ठीक है, ये कफ को बढ़ाने वाला है। नीचे वाले तीनों किसको बढ़ाने वाले हैं, तो वात को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। किसको बढ़ाने वाले, वात को। और ये जो तीन है, अम्ल, लवण और कटु, ये किसको बढ़ाने वाले हैं, तो ये आपके पित्त को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, आराम से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अम्ल और लवण जो रस है वो जो है अम्ल और लवण रस प्रधान आहार जो होता है वातक सामक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अम्ल और लवण दिया गया किसके लिए, ये तो कफ को बढ़ाने वाला है। लेकिन आपको एक बात और मैं बताई थी कि जो कफ को बढ़ाने वाला है वो वात को कम करने वाला है, यानी ऊपर वाला तीनों आपका क्या है, वात को कम करने वाले। अम्ल, मधुर और लवण, यानी मधुर, अम्ल और लवण जो है ये क्या करेंगे, वात को कम करने वाले हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले तीनों होंगे वो क्या होंगे, तो वो कफ को कम करने वाले होंगे। ये बातें भी मैं आप लोगों को बताई थी, ठीक है। और जो बचे रह जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों को छोड़ के जो मधुर, तिक्त और कसाय है, ये आपके पित्त को कम करने वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वात सामक पूछा गया है, तो वात सामक ऊपर वाले तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे अम्ल दिख रहा है और लवण दिख रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है लिखा है ऊपर में, ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। नीचे में देखिए क्या बोला गया है कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य बोल दिया है, जबकि ये क्या है, पथ्य है ना। ये अम्ल और लवण तो पथ्य बताया गया है ना, और यहाँ पे बोल दिया अपथ्य। तो एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पथ्य दिया रहता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, दोनों सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अपथ्य दिया, इसकी वजह से ये आपका गलत हो गया। ओके, ये दूसरा नंबर ऑप्शन आपका गलत है, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ओके, क्लियर होगा सभी को ये बातें। मतलब क्या हुआ, शामक मीन्स क्या हुआ, सामक मतलब उसको खत्म करने वाला, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश में आपको बोलिए जब ऐसा लगता है तो, ठीक है। वहाँ भी ओके, सामक देख, ही लिखा है। यहाँ भी सामक ही लिखा है तो वही खत्म करने वाला ही होता है, ठीक है। वही दिक्कत है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में बड़ा दिक्कत आता है इंग्लिश में भी वैसे ही लिख देते हैं। सामक या नाशक बोल सकते हैं उसको। हाँ, नाशक बोल सकते हैं, खत्म करने वाला बोल सकते हैं, रिड्यूस करने वाला बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, आपके 71 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि ध्यान, ठीक है, ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि ध्यानात्मक मन स्थिति उत्पन्न हो सके, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रीजन बोल रहा है कि समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान दे करते हैं, ये बोला है। समस्त योगाभ्यास बोल रहा है कि समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। अब आपको बताया है क्या ये होगा, सही है पर आठ तो गलत है, नहीं होगा, सभी सभी तो नहीं करते हैं। ये सही है, 8 नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका ए और आर, ठीक है, एक सही तो है लेकिन योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बताइए कि ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ध्यान लगाते तो वहां आपका जो है बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए ताकि आप ध्यान की मन स्थिति जो उत्पन्न कर सके, ठीक है। ये बिल्कुल सही बातें बताया गया है।
और दूसरा क्या बोला गया है कि समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी सही हैं, लेकिन एक दूसरे से ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही जो है आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में बताया गया है अभिकथन में कि योगाभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए, और रीजन बताया गया है कि योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। बताइए क्या होगा। फर्स्ट मैम ए और दोनों बिल्कुल सही बात है, दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि योगाभ्यास जो है शांत तो होना ही चाहिए, स्थान तो शांत होना ही चाहिए, उसके साथ ही जो आपका योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर जो होना चाहिए, आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, तभी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही है, और आर की सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर होगा एक। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आरोही क्रम में आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, बर्थ के असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नहीं हाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सी। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, इनका कब जो है ईयर है, उसके बाद आप लोग फिर लगाइएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का। अगर दयानंद सरस्वती का देखते हैं, तो दयानंद सरस्वती जी का है 12 फरवरी 1824। ओके, महर्षि महेश योगी का अगर हम लोग देखते हैं तो 12 जनवरी 1918 है, 12 जनवरी 1918। ओके, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का देखेंगे तो इनका 8 सितंबर है, 8 सितंबर 1887। ओके, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने के लिए बोला गया था। 1824, ठीक है, पहले बी स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद ए, बी ए, और उसके बाद आपके बताए गए हैं 1887। ठीक है, 1887 वाले होने चाहिए, यानी कि शिवानंद जी डी नंबर, और फिर आपके होने चाहिए महेश योगी यानी कि सी नंबर, यानी कि बी ए। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ही गलत दिया गया है ना, एक ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया, डीसी अपोजिट दिया गया है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आंसर में ही इसका प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी चीजें जो है बिल्कुल सही बताया गया। ओके, अब जो है हम लोग देख लेंगे कि और भी चीजें जो कि आपके एग्जाम में सीक्वेंस में पूछा गया है, तो और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीक्वेंस में आप लोग सीरीज वाइज कैसे जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आपके दयानंद सरस्वती जी हो गए। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी जो कि 1824 हो गया इनका। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे लाहिरी जी का। ओके, लाहिरी जी का आपको मिलेगा 1828। ओके, श्यामा चरण लाहिरी जी का 1828। स्वामी विवेकानंद उनके बाद हम लोग देखेंगे विवेकानंद जी का, तो विवेकानंद जी का जो है आएगा 1863। ओके, स्वामी विवेकानंद जी का 1863। फिर अरविंद का देखते हैं। ठीक है, महर्षि अरविंद का अगर हम लोग देखेंगे तो 1872। ओके, इसको आप लोग क्रम से लिख लीजिएगा, अरविंद जी का 1872। महर्षि रमन का देखते हैं, तो महर्षि रमन का आपको मिलेंगे 1879। ओके, 1879 में। शिवानंद जी का देखेंगे, स्वामी शिवानंद सरस्वती का, शिवानंद जी का देखते हैं तो शिवानंद जी के 1887। श्री कृष्णाचार्य के 1888। ओके, 1888, एक साल बाद, शिवानंद जी के एक साल बाद हम लोग 1888 देखते हैं। उसके बाद श्री राम शर्मा आचार्य जी का देखते हैं, तो उनका आपका हो जाएगा 1911। ठीक है, 1911। फिर हम लोग देखते हैं महेश योगी जी का देखने को मिलता है हमें 1918, 1918। और फिर स्वामी राम जी का वर्णन जन्म जो है वो देखने को मिलता है 1925, 1925। ओके, तो ये जो है आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824, लाहिरी जी अगर देखेंगे
तो ये आपको 1828 मिलेंगे 4 साल बाद। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का 1863 में, और अरविंद जी का 1872, महर्षि रमन जी का 1879, शिवानंद सरस्वती जी का 1887, और टी कृष्णमाचार्य का अगर देखेंगे तो 1888। ठीक है, टी कृष्णमाचार्य का 1888, और श्री राम शर्माचार्य का देखेंगे तो 1911, और महेश योगी जी का देखेंगे तो 1918, और स्वामी राम जी का देखेंगे तो 1925। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो है उनको हम लोग क्रिया योग के लिए जानते हैं। ओके, विवेकानंद जी को हम लोग कर्मयोग राजयोग के लिए जानते हैं। महर्षि अरविंद को इंटीग्रल योग बोलते हैं, यानी कि समग्र योग पूर्ण योग के लिए अरविंद जी को जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे महर्षि रमन, तो इनको मौन उपदेशक बोला जाता है। महर्षि रमन को सेल्फ इंक्वायरी इनके द्वारा लिखा गया सेल्फ इंक्वायरी मेथड। ओके, टी कृष्णमाचार्य जी का देखते हैं तो स्वामी शिवानंद जी का देखेंगे तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ठीक है, शिवानंद सरस्वती जी का डिवाइन लाइफ सोसाइटी है। और उसके बाद टी कृष्णमाचार्य जी का देखेंगे तो विन्यासा योगा, और इनको मॉडर्न जो है मॉडर्न ऑफ फादर बोला जाता है योगा का। उसके साथ ही श्री राम शर्माचार्य को देखते हैं तो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के संस्थापक माना जाता है। और महेश योगी जी जो है जिसको ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, भावातीत ध्यान बोलते हैं, तो उनके लिए जानते हैं हम लोग। और स्वामी राम जी को जो है लिविंग विद हिमालयन मास्टर जो इनका बुक है, तो वो हम लोग देखते हैं स्वामी राम जी को। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आपका आंसर होगा 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन 3 मैम। ऑप्शन 3, ओके, सी, ऑप्शन सी देखते हैं तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि से ही आपका सिर्फ पहला याद है तो देखिए आपका आंसर लग गया। ठीक है, सिर्फ पहला याद होना चाहिए आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाकी कुछ चीजें आपको नहीं भी पता है ना, तो पहला से काम बन गया, बाकी का आपको सीक्वेंस नहीं भी पता है तो कम से कम आपको उस चीज से गुजरना जरूर है। जैसे कि बहुत लोग अभी क्लास आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज पता होगा, सब कुछ पता होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब एवरेज होंगे, उसको आगे का चीज याद होगा, पीछे का नहीं होगा, या तो पीछे का होगा आगे का याद नहीं होगा। इस तरीके से भी होते हैं, मतलब ऐसा होता है, हम लोग भी खुद वैसे स्टेज में रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप रेगुलर क्लास करेंगे ना, तो कम से कम आपके आगे वाले सीक्वेंस तो ध्यान में रहेंगे, और आगे वाले सीक्वेंस ध्यान में रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लगा लेंगे। ठीक है, पूरा एकदम इस मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हर चीज पढ़ाई ही होगा आपका एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें नहीं भी पढ़े होंगे तो वो भी आपका काम आ जाएगा। ओके, दिमाग लगा के। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका सी जो है आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं सम्यक दृष्टि जो है आपके सबसे पहले आ जाएंगे। ओके, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद हम लोग देखते हैं संकल्प। ठीक है, सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक क्रमांक हमें देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे इसको आप लोग और भी आगे चीजें को ध्यान में रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है? दृष्टि तो आपको पता है, सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक, ओके, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, और या तो इसको प्रयास भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपका प्रयास भी लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, सबके आगे आपको सम्यक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। शुरुआत में जब मैं भी एग्जाम दी थी ना, तो मेरे से भी ये क्वेश्चन नहीं बना था। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीजें लगता है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। सीक्वेंस लगाने में दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी तो पहले ही चीज ध्यान नहीं रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट भी करते हैं। नेक्स्ट, पिछले अभी जब मैं कुछ क्लास ले रही थी तो उसमें इससे मीनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है सबका। ओके, हाँ, सम्यक वाक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? हम लोग जो 4 आर्य सत्य पढ़ते हैं ना, 4 आर्य सत्य को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला बताया गया दुख है। ठीक है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख निरोध, दुख निरोध, और दुख निरोध का क्या बताया गया? मार्ग बताया गया है। ओके, दुख निरोध का मार्ग बताया गया है। तो दुख निरोध के मार्ग में ही आपके अष्टांगिक मार्ग बताए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 4 आर्य सत्य के अंतर्गत किसके अंतर्गत हमें अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलता है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दुख निरोध के मार्ग में ही आपको अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ओके, तो नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सम्यक दृष्टि का मतलब। तो जो आपकी जीवन की सच्चाई है उसको सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो 4 आर्य सत्य है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो ये सब सच्चाई है, तो इससे हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद वाक्य में बताया गया है कि हम लोग को ऐसा वचन बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना है, ऐसा वचन बोलना है जो कि दूसरों को हानि भी ना हो। ठीक है, सच्चा प्रिय हितकारी वचन बोलना है। तो ये आपको वाक्य में जो है बताया गया है। ये आंसर हो गया और आपको ये याद भी हो गया तो बहुत अच्छी तरीके से। एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये चीजें हैं अष्टांगिक मार्ग तो आप लोगों ने जान लिया है, 4 आर्य सत्य भी बहुत अच्छे से जान लिया, लेकिन एग्जाम में इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आगे आपसे द्वादश निदान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, द्वादश निदान ये भी आपको याद रखना है। ओके, द्वादश निदान क्या है, तो 12 इसमें बताया गया, इसको प्रतीत समुत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतीत समुत्पाद। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 12 चीज आते हैं, द्वादश यानी कि 12 निदान जो है 12 चीज की बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। ये पहले समुत द्वादश निदान होता क्या है, तो हम लोग अज्ञान से जो है ना कोई भी चीज प्रारंभ होता है। ठीक है, और वो हमारा जो है हमको संसार में दुख में बांधे रखता है। तो वही चीज यहाँ बताया गया कि वो कौन ऐसी 12 चीजें हैं जो कि हमको संसार में बांधे रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया अविद्या। ठीक है, पहला क्या बताया गया, अविद्या। उसके बाद दूसरा क्या है, इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, संस्कार। अविद्या, संस्कार, ओके, विज्ञान, अविद्या, संस्कार, विज्ञान। उसके बाद नाम रूप, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप। 5 नंबर में आपको याद रखना है षडायतन। ओके, षडायतन ध्यान रखना है। उसके बाद 6 नंबर में आपको ध्यान रखना है स्पर्श। ओके, स्पर्श, वेदना। 8 नंबर में याद रखना है तृष्णा। ओके, स्पर्श, वेदना, तृष्णा। उसके बाद 9th में आपको ध्यान रखना है उपादान, उपादान। एंड 10th में आपको याद रखना है भव, भव। उसके बाद जाति, और 12 में याद रखना है जरा मरण। ओके, जरा मरण। तो ये जो है द्वादश निदान, इससे भी क्वेश्चन आगे आप जब करेंगे तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी से इसको याद करके रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो फटाक से इसका आंसर आप लोग दे पाए। ठीक है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा। ठीक है, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तैत्रीय उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार आपको पंच महाभूत के उद्गम का सही क्रम बताना है। ठीक है, पंच महाभूत के उद्गम का सही क्रम बताना है। ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग उद्भव का पंचमहाभूत के उद्गम का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है, इसको भी आप लोग पहले याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर अभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले ब्रह्म, ठीक है, यानी कि आत्मा। आत्मा से आकाश, आकाश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आकाश से वायु की, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी है, एग्जाम में इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जल से पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद क्या बताया गया है, तो पृथ्वी के बाद हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के बाद आपको बताया गया औषधि। ठीक है, औषधि, और औषधि से अन्न की उत्पत्ति, औषधि से अन्न, औषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष। ठीक है, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है आपको उत्पत्ति का क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर वाले तो आपको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और भी आगे बाकी चलेंगे तो आपको यहाँ पृथ्वी से जो है उत्पत्ति का केंद्र बताया गया। तो पृथ्वी से आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के बाद औषधि होता है, औषधि के बाद अन्न, अन्न के बाद पुरुष। ठीक है, और जिसकी तुलना जो है तैत्रीय उपनिषद में किससे की गई है, तो पक्षी के शरीर से की गई है तुलना बताने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए कि किसमें है। अच्छा, फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ तैत्रीय उपनिषद के अनुसार हो जाएंगे। क्लियर है सभी को ये बातें, बताइए। हम लोग अगर तैत्रीय उपनिषद में जाते हैं तो तैत्रीय उपनिषद में और भी बातें आपको ध्यान रखना है। तैत्रीय उपनिषद कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ओके, कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें जो है अनुवाद की चर्चा की गई है। ठीक है, और आपके जो है यहाँ पे 3 वल्ली की चर्चा है, 3 वल्लियां मिलती है आपको। ओके, यहाँ पे अध्याय को वल्ली बोला गया है। कौन कौन सी वल्ली है, तो शिक्षा वल्ली, शिक्षा वल्ली है,
ब्रह्मानंद वल्ली है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। ठीक है, भृगुवल्ली। अब देखते हैं शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक की चर्चा मिलती है। अगर हम लोग अनुवाक देखेंगे तो 12 अनुवाक, और अगर ब्रह्मानंद वल्ली में देखते हैं तो 9, और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक की चर्चा मिलती है तैत्तिरीय उपनिषद में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 5 महासंहिता का वर्णन मिलता है, 5 महासंहिता के बारे में वर्णन मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अन्न जो है किस व्यक्ति के अंतर्गत आता है, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो महा के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पंचकोश की भी चर्चा है। पंच संहिता महासंहिता देख लीजिए, आपको पंच जो है कोश भी ध्यान रखना है। ठीक है, पंचकोश की चर्चा यहाँ देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पे जो है हर कोश को किससे तुलना किया गया, तो पक्षी के शरीर से तुलना करके बताया गया। नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया भगवत गीता से क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। ठीक है, श्रेष्ठता की दृष्टि से आपको इसके बारे में बताना है। सेकंड ऑप्शन। सीक्वेंस में सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। ओके, सबसे पहले तो यहाँ जो श्रेष्ठता का क्रम दिया गया, अभ्यास है, ज्ञान है, परमेश्वर का ध्यान है और सब कर्मों में फल का त्याग बताया गया। बोल रहे हैं इसमें सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं सेकेंड वाला आंसर कितनों का सही है। भगवत गीता में अगर हम लोग देखते हैं भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग जो कि आपका 12वां अध्याय का नाम है। ठीक है, भक्ति योग, और वहीं पे इसकी चर्चा मिलती है। 12वां अध्याय है और 12वां नंबर का ये श्लोक है। ठीक है, 12वां अध्याय और 12वां नंबर का श्लोक है। इसमें आपको क्या बताया गया है, 12वां नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया गया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अंतरम। ठीक है, ये बताया गया है, यानी कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ये बताया गया है। अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है। ठीक है, और ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है, तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से क्या श्रेष्ठ है, तो कर्म फल का त्याग। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अभ्यास से श्रेष्ठ कौन बताया गया है, तो ज्ञान। ज्ञान से श्रेष्ठ क्या बताया गया है, तो ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ क्या बताया गया है, तो कर्म फल का त्याग। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले ए आपका हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अभ्यास से ज्ञान बताया गया, तो बी भी सही है। उसके बाद परमेश्वर का ध्यान, यानी कि वो ध्यान को परमेश्वर का ध्यान ही याद रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। और उसके बाद जो है सब कर्मों में फल का त्याग, ये बताया गया, तो ये बिल्कुल 2 नंबर सही आंसर है। ये सीक्वेंस में ही एग्जाम में दे दिया गया था, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो कितने इजी क्वेश्चन दिया गया, सीक्वेंस में आपको ध्यान रहता तो आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। इस तरीके से आप इसको याद करके रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, और आराम से जो है आप इसका एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। भक्ति योग 12वां श्लोक, 12वां अध्याय और 12वां नंबर का श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार जो है नियम का आरोही क्रम आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी होगा। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद। ऑप्शन 2 मैम। चलिए सेकंड ऑप्शन हो ऑप्शन 2। ऑप्शन तो साक्षी के चलिए नाम। देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर लगाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं, जिन्हें याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे इन्हें। तो सबसे पहले यहाँ जो आपके नियम बताए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कितने नियम बताए गए हैं, तो 10 नियम बताए गए। ठीक है, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार सबसे पहले आपको बताया गया तप, उसके बाद बताया गया संतोष, तप संतोष आस्तिक। ठीक है, आस्तिक्य, आस्तिक्य के बाद बताया गया दान, तप संतोष आस्तिक्य दान। उसके बाद हरि आराधना। हम लोग ईश्वर पूजन बहुत जगह पढ़ते हैं, यहाँ पे हरि आराधना ध्यान रखना है। ठीक है, हरि आराधना यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आपको बताया गया वेदांत श्रवण। ठीक है, हरि आराधना के बाद क्या बताया गया, वेदांत श्रवण, वेदांत श्रवण। और वेदांत श्रवण के बाद आपको यहाँ याद रखना है फ्री। ठीक है, ह्री याद रखना है। उसके बाद मति बताया गया है, ह्री मति जप और व्रत बताया गया है। ठीक है, तो ये 10 जो है आपको ध्यान रखना है, नियम बताए गए हैं। किसके अनुसार, तो त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि आराधना यानी ईश्वर पूजन बोल सकते हैं, सिद्धांत श्रवण को वेदांत श्रवण यहाँ पे बोला गया है, फिर ह्रीवती ह्री बताया गया है, फिर
मति बताया गया है और जप और व्रत बताए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 10 नियम बताए गए त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। ओके, क्लियर होगा सभी को ये बातें। अब हम लोग त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद जब देख रहे हैं तो त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में आपको 3 बातें याद रखना। नाम है इसका, त्रि से ही शुरुआत हुआ है, तो हमें क्या बात याद रखना है? 3 बातें याद रखना है। क्या क्या 3 बातें इसमें ध्यान रखना है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। ठीक है, अष्टांग योग की चर्चा तो यहाँ पे मिलती है। 3 बातें बताना है। अष्टांग योग के साथ आपको कर्म योग याद रखना है और साथ में ज्ञान योग याद रखना है। ठीक है, ज्ञान योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा 3 बातें त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया है। क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 यम, 10 नियम तो आपने यहाँ देख लिया, 10 यम की भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपको 10 यम भी ध्यान रखना है। ओके, आसन अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 17 आसन की चर्चा की गई है। ठीक है, 17 आसन की यहाँ पे चर्चा की गई है। अगर यहाँ पे हम लोग हट पर दीपिका से रिलेट करेंगे तो हट पर दीपिका के 13 आंसर, 13 जो आसन वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, 4 आसन यहाँ पे डिफरेंट बताया गया है। एक आपका सुखासन हो जाएगा। ठीक है, सुखासन, योग आसन और बद्ध पद्मासन। ठीक है, बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन, और एक आपको याद रखना है सुखासन हो गया, योगासन, बद्ध पद्मासन और मुक्तासन। ठीक है, ये 4 आसन जो है, मत्स्य आसन है ना? नहीं, ये 4 आसन जो है, मत्स्य आसन यहाँ पे चर्चा नहीं मिलता है मत्स्य आसन का त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सुखासन, योगासन, बद्ध पद्मासन और मुक्तासन, ये 4 आसन की चर्चा मिलती है। ठीक है, और जो है बाकी आसन आपको देखने को मिलता है हट पर दीपिका में। ओके, 13 और 4 आपके 17, 17 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धारणा की भी चर्चा मिलती है। 5 धारणा की चर्चा मिलती है। ठीक है, 5 यहाँ पे धारणा की चर्चा मिलती है। उसके बाद मर्म स्थान, यहाँ पे मर्म स्थान की चर्चा की गई है। ठीक है, मर्म स्थान की चर्चा 2 हम लोग को ग्रंथ में देखने को मिलता है। 18 मर्म स्थान की चर्चा एक आपको वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलता है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता में, और दूसरा आपको जो है त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में देखने को मिलता है 18 मर्म स्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे जो अष्टांग योग बताया गया ना, तो अष्टांग योग की परिभाषा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परिभाषा ध्यान रखना पड़ेगा कि यम के लिए क्या बोला गया है, नियम के लिए क्या बोला गया है। तो ये परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यम के लिए पूछा जाएगा तो शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य। ठीक है, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग। ठीक है, ये बताया गया है। देहेंद्र येसु वैराग्यम, इसको संस्कृत में बोला गया है देहेंद्र येसु वैराग्यम, यानी कि शरीर और इंद्रियों से वैराग होना यम है। नियम में आपको बताया गया है परमात्मा के प्रति अनुरक्ति। ठीक है, परमात्मा के प्रति अनुरक्ति, ये आपको बताया गया नियम। परमात्मा के प्रति अनुरक्ति क्या है, नियम बताया गया है। आसन के लिए बताया गया है सभी वस्तुओं में उदासीन भाव। ठीक है, समस्त या फिर सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना ही क्या है, तो आपके आसन बताया गया। ओके, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव, ये बताया गया। उत्तम आसन है, सभी वस्तुओं में उदासीन आसन क्या है, तो उत्तम आसन बताया गया। यम, नियम, आसन। उसके बाद प्राणायाम देखते हैं। ठीक है, प्राणायाम में क्या बताया गया है, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना। ठीक है, इस जगत के मिथ्या को भली भांति समझ लेना। ओके, भली भांति समझ लेना ही क्या है, तो ये बताया गया प्राणायाम। ओके, ये ध्यान रखिएगा प्राणायाम के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्याहार के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, तो चित्त का अंतर्मुखी भाव, प्रत्याहार के बारे में देखेंगे तो चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार बताया गया। ठीक है, अंतर्मुखी भाव ये क्या है, तो प्रत्याहार है। ओके, उसके बाद धारणा देखेंगे तो धारणा में क्या बताया गया है, चित्त का निश्चल भाव। ठीक है, चित्त का निश्चल भाव, ये आपका धारणा बताया गया है। उसके बाद ध्यान अगर देखेंगे तो जैसे कि ब्राह्मणोपनिषद में ध्यान के बारे में बताया गया है कि मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ। ठीक है, चिन्ह मात्र स्वरूप, ये आपको बताया गया है ध्यान के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट समाधि। तो समाधि में क्या बताया गया है, समाधि में आपको बताया गया है कि ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मरण हो जाना। जो आप ध्यान कर रहे थे उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाना, पूर्ण रूपेण विस्मरण हो जाना। ठीक है, ये आपको ध्यान बताया गया है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। धारणा से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान से आ चुका है। उसके बाद आसन से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि इसकी परिभाषा क्या बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया। ठीक है, ये सारी परिभाषा आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटा है, तुरंत याद हो जाता है। ओके, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको तप बताया गया, तो ए
पहला ऑप्शन ए होना चाहिए। उसके बाद संतोष बताया गया तो दूसरा ऑप्शन बी भी है, 2 में दिख रहा है देखने को। उसके बाद आस्तिक के बताया गया, आस्तिक आपके ई नंबर है, यानी कि ऑप्शन देखिए ई, दोनों में ए बी तो सेम था, लेकिन ई जो है आपके 2 नंबर ऑप्शन में डिफरेंट है, तो ये आपके यहाँ पे 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद सी देखते हैं दान, और उसके बाद डी यानी कि हरियर आदमी। ओके, तो 2 नंबर आंसर आपको ध्यान रखना है 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बताएगा यहाँ पे, क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। कल जब मैं क्लेश बता रही थी तो इसको भी समझाई थी, ठीक है, प्रक्षुब्ध तनु विच्छिन्न उदार के बारे में बताई थी, तो अभी फिर से मैं बोल दी हूँ, बता दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा मैम। फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला प्रसुप्त मिल गया, पहला याद था तो आपका काम बन गया। ठीक है, प्रसुप्त तनु, उसके बाद आपका बताया गया है विच्छिन्न और उदार। ओके, तो ये हम लोग देख रहे थे कल क्लेश के बारे में, आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तीसरा नंबर जो 5 क्लेश के बारे में हम लोग देखते हैं, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, तो क्लेश के बारे में हम लोग कल तीसरा नंबर श्लोक में देखे थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये क्लेश जो है 4 अवस्था में रहता है। ये क्लेश कितनी अवस्था में रहता है? तो 4 अवस्था में रहता है। कौन कौन अवस्था में रहता है? तो प्रसुप्त, ठीक है, ये पहला अवस्था है प्रसुप्त, उसके बाद बताया गया तनु, फिर बताया गया विच्छिन्न और उदार। ठीक है, तो ये 4 अवस्था में रहता है। प्रसुप्त यानी कि सोया हुआ क्लेश, ठीक है, ये कभी भी जागृत हो सकता है। ओके, तनु जो है ये क्या बताया गया, इसको क्रिया योग के द्वारा हम लोग कम कर दिए हैं, लेकिन ये भी आपका क्या हो सकता है, ये तो आपका थोड़ा सा जागा हुआ क्लेश इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका फिर से वैसा ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कम किया हुआ क्लेश बोल सकते हैं। ठीक है, तनु को। उसके बाद विच्छिन्न यानी कि क्लेशों का लगातार दबने और उभरने का क्रम, यानी कि जो हम लोग 5 क्लेश देखते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यानी कि राग बढ़ा हुआ है तो द्वेष कम है, द्वेष बढ़ा हुआ है तो राग कम है, इस तरीके से यहाँ पे उदार, ठीक है, विच्छिन्न बताया गया। उसके बाद उदारों में देखते हैं तो उदार का मतलब क्या हुआ, क्लेश का चरम पे होना। ठीक है, क्लेश जो है अपने चरम स्थिति पे रहता है, उदार का मतलब, तो ये आपको इसका मीनिंग भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका श्लोक नंबर कितना में बताया गया था, ये जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार है, ये आपके 4th नंबर श्लोक में बताया गया था। ठीक है, 4 अवस्था में जो क्लेश बनी रहती है, तो आपको 4th नंबर में बताया गया था, अविद्या क्षेत्र मूत्र इंसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न दार नाम। ठीक है, तो ये 4 नंबर जो है 4 नंबर श्लोक आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर सूत्र में आपको बताया गया था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विनिवेशक था। उसके बाद 4 नंबर श्लोक में आपको अवस्था बताया गया है। अब इसका 5 नंबर श्लोक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 नंबर श्लोक में अविद्या का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, अभी अविद्या से रिलेटेड चल रहा है, विद्या के स्वरूप क्या है बताए गए हैं, तो यहाँ पे अनित्य को नित्य समझ लेना, ठीक है, असुचि को सूचि, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, ठीक है, अनात्म को आत्म समझ लेना। ठीक है, अनुत्य सूचि दुख अनात्मसु, ठीक है, नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, ये 5 नंबर का आपका जो सूत्र संख्या है वो भी आपको ध्यान रखना है साथ में। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश है, तो आपको 3 नंबर सूत्र से लेके 9 नंबर सूत्र तक, अभिनिवेश तक बताया गया। तो ये पूरे जो है आपको ध्यान रखना है, ये पूरे सूत्र के बारे में एक साथ। ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगाने भी दे सकता है श्लोक के अनुसार, ठीक है, सूत्र के अनुसार, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आगे चलते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका बताया गया है क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, क्रम के अनुसार लगाने के लिए बोला गया है। ओके, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा मैम सर। ऑप्शन ए होगा। ओके, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी लोगों को बताइए, आ रही है, आ रही आ रही है? आ रही है आ रही आ रही। BACD, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही होगा BACD। फर्स्ट मैम ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले किडनी, ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किडनी, उसके बाद आपको यूरेटर, ठीक है, किडनी के बाद यूरेटर, जिसको हम लोग मूत्र वाहिनी बोलते हैं, इसको मूत्र वाहिनी। किडनी में सबसे पहले जो है आपका आता है मूत्र, उसके बाद मूत्र वाहिनी में, और उसके बाद देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, मूत्राशय में जमा रहता है। और उसके बाद यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। ओके,
तो मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले किडनी हो जाएगा, उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हो जाएगा। तो देखिए बी नंबर में आपका दिया हुआ था किडनी यानी कि वृक्क दिया गया था, ए नंबर में आपका यूरेटर दिया गया है, और सी नंबर में देखेंगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर दिया गया है, और डी नंबर में आपको यूरेथ्रा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। अगर हम लोग शुरू में देख लेंगे कि हमारा जो है ब्लड किस प्रकार छनता है और कैसे जो है मूत्र का निर्माण होता है, अगर उसका पूरा सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा गया था तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे भी आपके क्वेश्चन बने थे। ठीक है, सबसे पहले एफरेंट, ओके, एफरेंट आर्टरी, और आपको इफरेंट ध्यान रखना है। ठीक है, एफरेंट के बाद इफरेंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना था। उसके बाद आपको ग्लोमेरुलस का ध्यान रखना है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये एफरेंट आपका रक्त जो है, रक्त में रक्त जो है लेके आता है, रक्त तक जो है लेके आता है यूरिया जल और लवण को। तो कहाँ पे लेके आता है, तो ग्लैमेरुलस में लेके आता है। ठीक है, ग्लैमेरुलस में लेके आता है। उसके बाद आपका आएगा बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट के बाद आपको ध्यान रखना है पीसीटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है डिसेंडिंग लूप। ठीक है, डिसेंडिंग लूप, लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लूप आपको ध्यान रखना है। डिसेंडिंग लूप के बाद आपको हेनले लूप ध्यान रखना है, हेनले, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर असेंडिंग लूप। ठीक है, असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप के बाद आप याद रखेंगे डीसीटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी। ठीक है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और डीसीटी के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कलेक्टिव जो डक्ट है। ठीक है, इसको संग्राहक नलिका बोलते हैं। ओके, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग जो है डक्ट ध्यान रखना है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो है आपको फिर ध्यान रखना है रीनल जो है पैपिला। ठीक है, रीनल पैपिला, रीनल पैपिला ध्यान रखना है। रीनल पैपिला के बाद आपको पेल्विस, पेल्विस ध्यान रखना है। उसके बाद पेल्विस के बाद यूरेटर हो जाएगा, यूरेटर के बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो यूरेथ्रा हो जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे जो है एग्जाम में ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, बीच से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं से भी उठा के आपको क्रम में दे सकता है, इधर से 4 बताइए, इधर से 4 बताइए, कहीं से भी उठा के देगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, आपको मिलान करना है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड आगे भी बातें हो चुकी है, तो शायद आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा। बताइए आंसर क्या होगा। आवाज आ रही है मेरी, आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ओके। ऑप्शन होगा। देख लेते हैं हम लोग श्यामाचरण, हाँ चलिए लगा लेते हैं। श्यामाचरण लाहिरी जो है किससे संबंधित है, अभी मैं जस्ट बताई थी, क्रिया योग से संबंधित श्यामाचरण लाहिरी। ठीक है, टी कृष्णमाचार्य को देखते हैं तो ये विन्यास योगा, विन्यासा योगा के लिए जाने जाते हैं। महर्षि महेश योगी जो है ये आपके भावातीत ध्यान, जिसको ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। श्री राम शर्माचार्य को देखेंगे तो वो प्रज्ञा योग के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या बताया है, श्यामाचरण लाहिरी का जो है क्रिया योग, यानी कि 4 नंबर 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं। उसके बाद देख लेंगे टी कृष्णमाचार्य का 3, यानी कि 4 और 3 पहला ऑप्शन हो जाएगा, या फिर 4th ऑप्शन है, 2 में भी और भी मिल रहा है। सी नंबर में देखते हैं महेश योगी का 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल सही है उनका। लोग चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन आपका तैत्रीय उपनिषद से पूछा गया है क्वेश्चन, और यहाँ भी आपको मिलान करना है। बताइएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नीचे आप लोग देख सकते हैं। 2341 फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। 4th ऑप्शन। चलिए, श्रद्धा, श्रद्धा क्या बताया गया है, श्रद्धा को सिर बताया गया है। ठीक है, तैत्रीय उपनिषद में श्रद्धा को सिर बताया गया है। उसके बाद रीत को क्या बताया गया, दाया पंख, रीत जो है दाया पंख है। सत्य को बताया गया बाया पंख,
ओके, और मह को क्या बताया गया, पुच्छ बताया गया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले श्रद्धा को दो नंबर ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो एक ही में दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहे थे आप लोग, बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन। तो तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोग ये देखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में आपको यहाँ पे जो पंचकोश है, पंचकोश को जो है पक्षी के शरीर से जो है तुलना करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें श्रद्धा, रीत, सत्य और से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके विज्ञान में कोश से पूछा गया है। ठीक है, पंच जो कोश है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है, पंचकोश। तो पंचकोश, ठीक है, पंचकोश यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। 1 सेकेंड। ओके, तो पंचकोश में 5 बातें बताई गई है। क्या है पंचकोश, आपको पहले अन्वय, इसको सीक्वेंस में याद रखना है। अन्नमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। उसके बाद मनोमय के बाद आपको ध्यान रखना है विज्ञानमय, और विज्ञानमय के बाद आपको ध्यान रखना है आनंदमय। ठीक है, ये 5 कोश बताए गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और इसमें अगर देखेंगे कि सिर, ठीक है, पक्षी के सिर को, ये पांचों में क्या क्या बोला गया है, तो सिर को बोला गया है अन्नमय कोश में रस बोला गया है। ठीक है, अन्नमय कोश का सिर को रस बताया गया है। प्राण में अगर कोश का सर देखेंगे तो यहाँ पे प्राण बताया गया है। ओके, मनोमय कोश का सर देखते हैं तो यहाँ पे यजु बताया गया है। ओके, यजुर्वेद। उसके बाद विज्ञान में कोश के सर को देखते हैं तो श्रद्धा बताया गया है। ओके, जो कि अभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, श्रद्धा किस, उसके बाद सर से श्रद्धा का रिलेट यहाँ पे किया गया है। फिर आनंद में कोश के सर को देखते हैं तो प्रेम को बताया गया है। ओके, ये तो सर की तुलना हो गया। अब हम लोग देखेंगे दाया पंख और बाया पंख। ठीक है, तो अन्वय कोश के दाया पंख को क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे और भी चीजें को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दाया पंख। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट पंख को अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका पंचकोश का, अन्नमय कोश का जो दाया पंख हो जाएगा, सॉरी राइट हो जाएगा, राइट आपको बता रही हूँ, तो राइट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बाहु बताया गया, एक बाहु। ठीक है, अन्नमय कोश के दाया वाला पंख को बोला गया एक बाहु, और प्राणमय कोश में बताया गया व्यान। उसके बाद मनोमय कोश में आपको बताया गया ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। मनोमय कोश में क्या बताया गया है, ऋग्वेद बताया गया, और विज्ञान में कोश में बताया गया ऋत। ठीक है, ऋत बताया गया, और ऋत के बाद जो है आपको आनंद में कोश में मोद बताया गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हो गया राइट। ठीक है, राइट पंख से रिलेट किया गया अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश को। और अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट वाले पंख से किसको रिलेट किया गया है, क्योंकि पक्षी के जो है शरीर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाया पंख। तो बाया पंख को क्या क्या बोला गया वो भी आपको ध्यान रखना है। अन्नमय कोश के बाया पंख को क्या बोला गया, तो दूसरी बाहु बोला गया। राइट को पहली बाहु था और दूसरी बाहु यहाँ पे बोला गया, यानी कि दूसरी भुजा। ओके, प्राणमय में अगर देखेंगे तो प्राणमय में आपका हो जाएगा अपान, और अगर मनोमय में देखेंगे तो हो जाएगा साम, और अगर विज्ञान में देखेंगे तो सत्य, सत्य ध्यान रखना है। और अगर आनंदमय कोश में देखेंगे तो आपको प्रमोद याद रखना है। ठीक है, प्रमोद। ओके, आपके ये हो गया बाया पंख, दाया पंख और सिर हो गया। मध्य भाग को भी अलग अलग चीजों के तरीके से बताया गया यहाँ पे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में शरीर को क्या बोला गया है। ठीक है, मध्य भाग को क्या बोला गया, तो मध्य भाग को आपको ध्यान रखना है क्या क्या बोला गया है। तो अन्नमय कोश के मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं आत्मा, आत्मा, और प्राणमय कोश के मध्य भाग को आकाश बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मनोमय कोश के मध्य भाग को आदेश। उसके बाद हम लोग देखेंगे विज्ञानमय कोश के मध्य भाग को योग बोला गया है। ओके, और आनंदमय कोश के जो है मध्य भाग को आनंद बोला गया है। ठीक है, आनंद। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पूछ, शरीर के पूछ की तुलना किससे की गई है, अब ये भी ध्यान रखना है। शरीर के पूछ की अगर तुलना करेंगे तो अन्नमय कोश में जो है पूछ को बताया गया है शरीर। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्राणमय में बताया गया पृथ्वी, पूछ को पृथ्वी बताया गया है। उसके बाद मनोमय में पूछ को अर्थर्वेद बताया गया है, अर्थर्वेद। उसके बाद मनोविज्ञान में कोश में पूछ को महा बताया गया है, और आपके आनंद में कोश में जो है पूछ को ब्रह्म बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म बताया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ये चीजें जो अभी बताया गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए श्रद्धा पूछा गया था, श्रद्धा को क्या बताया गया, सर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे श्रद्धा यहाँ पे है। ठीक है, तो विज्ञान में कोश से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि श्रद्धा को क्या बोला जाता है, तो आपके सर है। ठीक है, सिर है, तो सिर यहाँ पे हो गया आंसर। उसके बाद रीत पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए रीत,
रीत आपके यहाँ पे ये भी विज्ञान में क्वेश्चन ही पूछा गया है, यानी कि रीत आपका क्या होगा, तो यहाँ पे दाया जो है पंख होगा, तो यहाँ पे दाया पंख आपका आंसर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सत्य पूछा गया आपसे, तो यहाँ देखिए सत्य, सत्य आपका विज्ञान में कोष का क्या है, तो दूसरा बाहु है। और मह क्या है, मह आपका विज्ञान में कोष का देखेंगे तो मध्य वाला भाग है। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो है विज्ञान में कोष से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ओके, अन्नमय कोष का लाभ क्या बताया गया है, फल क्या है, तो संपूर्ण अन्नमय की प्राप्ति होती है। अगर प्राणमय कोष का लाभ पूछा जाएगा तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आपका प्राण से क्या होता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मनोमय कोष का अगर लाभ पूछा जाएगा तो ज्ञान का बोध होता है। ठीक है, मनोमय कोष में। उसके बाद विज्ञान में कोष में देखते हैं तो पापों से मुक्ति और कामना पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति और कामना पूर्ण होती है इसका लाभ। आनंद में कोष में देखेंगे तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, आनंद में कोष में क्या हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, हम कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे योग तत्वों उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है और मिलान करना है यहाँ भी आपको। ऑप्शन पूरा दिखाइएगा। ओके, ऑप्शन दिखाइए। सेकंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आप लोग का आंसर। सेकंड आंसर आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी का देवता क्या बताया गया है, तो चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा बताए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जल, जल के देखेंगे तो चतुर्भुज जो है आपके विष्णु बताए गए हैं, विष्णु। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएंगे 3 नंबर, नारायण जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अग्नि का देखेंगे, अग्नि के आपके हो जाएंगे रुद्र, तो भगवान रुद्र हो जाएंगे अग्नि के। उसके बाद वायु का देखते हैं तो वायु के ईश्वर हो जाएंगे, वायु के आपको यहाँ पे ईश्वर ध्यान रखना है, या फिर विश्वोत्तर मुख सर्वज्ञ बोलते हैं, तो विश्वोत्तर मुख आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आकाश, आकाश को क्या बताया गया, तो सदाशिव बताया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पंच धारणा से ये आपके क्वेश्चन पूछे गए, पंच महाभूत में पंच धारणा से रिलेटेड आराध्य देव कौन कौन है, उसका सीक्वेंस यहाँ पे, अगर सीक्वेंस से पूछा जाएगा तो ये तो मिलान करने पूछा गया, सीक्वेंस से पूछा जाएगा तो आपको पृथ्वी से ध्यान रखना है। पृथ्वी में सबसे पहले चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है चतुर्भुज विष्णु बताए गए हैं, विष्णु को यहाँ पे नारायण भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी विष्णु दे दे कभी नारायण दे दे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा जल के लिए। ओके, उसके बाद त्रिनेत्रधारी रुद्र आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ भगवान रुद्र लिखा गया है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। उसके बाद विश्वोत्तर मुख, विश्वोत्तर मुख कभी कभी यहाँ पे ईश्वर आपके दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है 4th नंबर में। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में सदाशिव, तो ये आपको आराध्य देव बताया गया पंचमहाभूत के। अब पंचमहाभूत के अगर आपसे रंग पूछ लिया जाए, ठीक है, पंचमहाभूत जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, अगर यहाँ पे आपके रंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन से रंग बताए गए हैं, तो पृथ्वी का आपको ध्यान रखना है पीला। ठीक है, पृथ्वी का पीला, जल का बताया गया शुक्ल, उसके बाद आपके अग्नि के बताया गया रक्त यानी कि लाल, वायु के जो है आपके बताए गए कृष्ण यानी कि काला, उसके बाद आकाश के जो है आपके बताए गए ध्रुव। ठीक है, ध्रुव वर्ण, ठीक है, धुआं वाला, तो ये आपको रंग ध्यान रखना है। अगर इससे भी रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लिए गए हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा बीज मंत्र, ठीक है, इनके बीज मंत्र क्या क्या है, तो आपको पृथ्वी का याद रखना है लम, उसके बाद जल का वम याद रखना है, अग्नि का जो है आपको रम याद रखना है, उसके बाद यह लवर, यह हम लोग बोलते हैं ना लवर, यह इसका ट्रिक है। ठीक है, यम और ह, आपको ऐसे भी जब भी बीज मंत्र पूछा जाएगा तो लवर यह ऐसे करके याद रखिएगा, लवर यह लवर यह। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि ध्यान का समय कितना बताया गया, तो 5 घटी यानी कि 2 घंटा बताया गया, सब में 5-5 घटी आपको लिख देना है। ओके, ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि आकृति क्या बताया गया, तो आकृति आपको ध्यान रखना है, आकृति पृथ्वी का बताया गया है 4 कोण, ठीक है, चतुष्कोण बताए गए 4 कोण। ओके, उसके बाद आपसे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आपको बताया गया है जल का अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्र। उसके बाद अग्नि का क्या बताया गया, तो त्रिकोण बताया गया अग्नि का। ओके, त्रिकोण ध्यान रखना है। वायु का अगर देखेंगे तो षटकोण बताया गया, ठीक है, षटकोण बताया गया, षटकोण, ठीक है, 6 कोण। उसके बाद अगर देखेंगे आकाश का तो व्योम बताया गया, ठीक है, व्योम,
तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे स्थान पूछा जाता है कि पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का और आकाश का अगर हमारे शरीर में स्थान कहाँ से कहाँ है तो वो भी पंचधारणा में बताया गया है। ठीक है, क्या क्या बताया गया है? तो पृथ्वी का अगर देख लेंगे तो ये आपके हम लोग देख रहे हैं योग तत्वोपनिषद, योग तत्वोपनिषद के अनुसार ही बताना है क्योंकि अलग ग्रंथों में अलग बताया गया है। या पृथ्वी का अगर देख लेंगे तो आपको ध्यान रखना है पैर से जानू। ठीक है, पैर से जानू बताया गया है। ओके, उसके बाद जल का क्या बताया गया? तो जल का जानू से गुदा, जानू से गुदा। ओके, जानू मतलब घुटना, घुटना से गुदा तक बताया गया है। उसके बाद अग्नि का अगर हम लोग देख लेंगे तो अग्नि का आपको क्या बताया गया है? गुदा से हृदय बताया गया है। ठीक है, गुदा से हृदय। और अगर वायु का पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे हृदय से भूमध्य याद रखना है, हृदय से भूमध्य। ठीक है, भूमध्य। और आकाश का से पूछा जाएगा तो भूमध्य, भूमध्य से क्या ध्यान रखना है? तो भूमध्य से आपको मूर्धा ध्यान रखना है। ओके, ये आपको योग तत्वोपनिषद में जो है स्थान बताया गया है। ओके, अब फल भी हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी तत्व पे विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगर जल है तो जल पे विजय प्राप्त कर लेंगे और सभी पाप का नाश होगा। जल से हम लोग क्या करते हैं? धोते हैं ना, तो पाप को धोल लेंगे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो सभी पाप का यहाँ पे नाश हो जाएगा। अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा? तो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। वायु में देखेंगे तो वायु पे विजय प्राप्त होगा और साथ में आकाश गमन भी हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली चीजें भी आ जाएगी, आकाश गमन भी हो जाएगा, वायु में उड़ने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आकाश में उड़ने लगेंगे। उसके बाद आकाश का क्या बताया गया है? तो आकाश गमन तो है ही और अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरी बातें जो है, जो जो यहाँ पे बताया गया, एक एक चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो योग तत्वोपनिषद आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 82 नंबर। इसका आंसर जो है आप लोगों ने क्या बताया था? तो 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन योग सूत्र से आपका पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आज हम लोगों को कंप्लीट करना है तो इस वजह से क्लास में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, एग्जाम का डेट भी आ गया है और जल्दी जल्दी कवर करना जरूरी है। अगर बचा रह जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा? हम नीचे वाला ऑप्शन दिखाइए। ओके, फोर्थ ऑप्शन ही होगा, लास्ट ऑप्शन। फोर होगा मैम। फोर्थ मैम, फोर्थ। ओके, फोर्थ आंसर आप लोग बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है? ततो द्वंद्वान भी घाता, ये हम बताए थे कि आसन के बारे में बताया गया। आसन का यहाँ पे फल बताया गया है। ठीक है, द्वंद्व। उसके बाद धारणा सूच योग्यता मनसा, ये आपके प्राणायाम के लाभ है, कितनी बार बताया गया है। तथा परमावस्थेंद्रिय नाम, ये आपके प्रत्याहार के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में तथा परमावस्थेंद्रिय नाम बताया गया है। संतोषानुत्तम सुख लाभा, ठीक है, तो ये किसके लिए बताया गया? नियम। उसके बाद अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न प्रस्थानम, ये आपके यम से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, अब आपको सबका जो है श्लोक सूत्र संख्या भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको आसन के बारे में 46 नंबर, 47 नंबर और 48 नंबर, ये 4 जो है सूत्र आपको ध्यान रखना था। ठीक है, जिसमें से ततो द्वंद्वान भी घाता जो है ये 48 नंबर का दूसरा अध्याय यानी साधन पाद। ठीक है, साधन पाद से आपसे पूछा गया है ये। धारणा सूच योग्यता मनसा हम लोग देखते हैं तो ये आपके 53 नंबर हो जाएंगे। प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताई थी मैं, 49 से लेके 53 तक आपको याद रखना है। और ये जो है प्राणायाम का लाभ बताया गया, धारणा सूच योग्यता मनसा, मन धारणा के योग हो जाता है। ठीक है, तो ये 53 नंबर दूसरा अध्याय का बताया गया यानी साधन पाद का बताया गया है। तथा परमावस्थेंद्रिया नाम अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके प्रत्याहार, एक सेकेंड, ये आपके प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। ये आपका श्लोक नंबर देखेंगे तथा परमावस्थेंद्रिया नाम, तो ये आपके हो जाएंगे 55 नंबर के श्लोक। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में बताया गया। प्रत्याहार के बारे में देखते हैं तो 2 आपके सूत्र में वर्णन मिलता है, 54 एंड 55 में। ठीक है, 54 एंड 55 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे संतोषानुत्तम सुख लाभा, ये आपके 42 नंबर। ठीक है, तो 42 नंबर जो है आपके सूत्र में देखने को मिलता है दूसरा अध्याय में। आपको पता होगा कि नियम के बारे में आपको मैं बताई थी कि नियम के बारे में उसके जो प्रकार है, अगर सूत्र पूछा जाएगा तो 40 से लेके 45 तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 से लेके 45 तक। ठीक है, यहाँ देखिए संतोषानुत्तम सुख लाभा पूछा गया है, ये आपके 42 नंबर सूत्र में आ गए। ठीक है, अब अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो प्रस्थानम, ये आपके किससे पूछे गए? यम से पूछे गए है ना। तो यम में आप लोगों को मैं बताई थी 35 से लेके 39 नंबर सूत्र तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आपके यम के लिए होगा। आप लोगों ने आंसर क्या बताया? ततो द्वंद्वान भी घाता जो है आसन के लिए यानी कि 4 नंबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पहला से ही आपका आंसर यहाँ पे लग गया, तो 4th नंबर का ये आंसर होगा।
ओके, क्लियर है। अष्टांग अगर पूछा जाएगा अष्टांग योग के बारे में तो साधन पाद में ही आपको अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। कितने नंबर सूत्र में? 29 नंबर में, ठीक है। उसके बाद अगर यम का पूछा जाएगा, यम का अगर यम के जो 5 जो प्रकार बताए गए हैं, अगर उससे पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर, जिसमें आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है बताया गया है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यमु को जो है सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है 31 नंबर श्लोक में। जाति देश काल सम्या विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, ठीक है। उसके बाद नियम का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नियम 5 नियम के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है, तो 5 नियम का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मिलेगा 32 नंबर श्लोक में, ठीक है। 32 नंबर में क्या बताया गया? शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाननी नियमा, ठीक है। नियम के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यम और नियम के अनुष्ठान से विघ्न को हटाने का उपाय बताया गया है, ठीक है। 33 नंबर में क्या बताया गया? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। उसके बाद 34 नंबर में बताया गया है कि दोष दर्शन रूपी प्रतिपक्ष भावना का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है वितर्क हिंसा दयो कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रत्वा दुख ज्ञानांत फल इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये आपके 33 एंड 34 नंबर जो है दोनों आपके शुरुआत वितर्क से हुए हैं, तो दोनों सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 35 से लेके 39 तक हमने बताया कि यम के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके प्रकार के बारे में, यम के प्रकार के बारे में सबसे पहले अहिंसा बताया गया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्निधो व्यार त्यागा, सीक्वेंस लगाने के लिए दे देता है श्लोक के अनुसार। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला सर्वत्वम। उसके बाद अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो प्रस्थानम। फिर 38 में बताया गया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, और 39 में बताया गया है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर श्लोक में देखते हैं तो शौच के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? शौच का फल शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, ठीक है। उसके बाद जो है भीतर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि के लिए क्या बताया गया? सत्व शुद्धि सौमनस कागेंद्री ज्ञात्म दर्शन योग त्वानी च, ठीक है। ये आपके शौच के यहाँ पे 2 बताएंगे 40 और 41 में, ठीक है। फिर आपको संतोष के बारे में बताया गया 42 नंबर में। संतोषा अनुत्तम सुख लावा, संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, ओके। फिर आपसे क्या पूछा गया है? तप से कायेंद्र शुद्धि, कायेंद्र सिद्धि र शुद्धि क्षय तपसा। उसके बाद स्वाध्याय दृष्टि देवता संप्रयोग, और फिर बताया गया समाधि रे सिद्धि ईश्वर परिधानात, ठीक है। ईश्वर प्राणिधानात, ये समाधि के बारे में 45 नंबर तक आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आसन के बारे में 46, 47, 48। फिर प्राणायाम के बारे में 49 से लेके 53। उसके बाद प्रत्याहार के बारे में 54 से 55 आपका टोटल समाधि का यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अष्टांग योग से लेके पूरे 55 तक, 29 से लेके 55 तक श्लोक अभी आपका कवर हो गया है। तो इसको भी, सभी श्लोक को याद रखिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। ये भी आपका योग सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। प्रातिभ, प्रातिभ का मतलब आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि सूक्ष्म और सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान, ठीक है, ये बताया गया है। श्रावण अगर हम लोग देख लेते हैं, श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा? दिव्य शब्द सुनाई देना, ठीक है, दिव्य शब्द, दूसरा आंसर ओके। आदर्श हम लोग देखेंगे तो आदर्श मतलब दिव्य रूप हो जाता है, दिव्य रूप का दर्शन होता है। और वार्ता में क्या बताया गया? तो दिव्य गंध बताया गया, दिव्य गंध का ग्रहण। तो प्रातिभ क्या है? 2 नंबर। देखिए ऑप्शन 2 किसमें है? एक ही ऑप्शन में आपको 2 दिख जाता है पहला लगाने पे, ठीक है। तो आंसर आपके 3 जो आपके 3 नंबर हो जाएंगे, ओके। ये क्या बताया गया है? ये जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विभूति पाठ से, ये भी आपका क्वेश्चन है विभूति पाठ का, ठीक है। विभूति, पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन से पाठ से ये रिलेटेड है, तो विभूति पाठ में। और ये 36 नंबर जो आपका सूत्र संख्या है उससे पूछा गया है कि पुरुष के ज्ञान होने पे 6 सिद्धियां मिलती है। क्या कितनी सिद्धियां में सिद्धियां मिलती है? तो 6 सिद्धियां मिलती है। और वो 6 सिद्धियां के बारे में यहाँ पे 4 सिद्धियां से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ दिए गए, ठीक है। प्रातिभ, श्रावण, उसके बाद आपको वेदना याद रखना है, आदर्श याद रखना है, आस्वाद और वार्ता। यहाँ सिक्वेंस में नहीं दिया गया, आपको सिक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, उसके बाद आपको ध्यान रखना है आदर्श, ठीक है, आदर्श, आस्वाद, उसके बाद वार्ता, ठीक है। ये 6 जो है सिद्धियां बताया गया है
पुरुष के ज्ञान होने पे ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है, ठीक है। और ये 6 सिद्धियां के बारे में प्रातिभ का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है, चाहे कितनों से कितनों छोटा हो या फिर ढका हुआ कोई वस्तु हो या फिर दूर देश में हो, वो सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है प्रातिभ में, ठीक है। श्रावण में क्या होता है, तो दिव्य शब्द, आपको दिव्य शब्द जो है सुनाई देने लगता है। वेदना में क्या बताया गया है, तो दिव्य स्पर्श होने लगता है आपको। और आपको फिर बताया गया आदर्श में दिव्य रूप दिखाई देने लगता है, ठीक है। आस्वाद में बताया गया दिव्य रस, और वार्ता में बताया गया दिव्य गंध की अनुभूति होने लगती है आपको। तो ये आपको विभूतिपात के 36 नंबर सूत्र संख्या में बताया गया है, ओके। और जो आपको ये बोला बताया गया है कि पुरुष ज्ञान होने से ये 6 सिद्धियां मिलती है, तो वो पुरुष ज्ञान भी आपको ध्यान रखना है, वो कितने नंबर सूत्र में बताया गया है, वो आपके 35 नंबर सूत्र संख्या में बताया गया है, ठीक है। 35 नंबर सूत्र में बताया गया सत्य पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्या विशेष भोग प्रार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, 35 नंबर सूत्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको 35 से लेके 37 तक एक साथ याद रखना है। 37 में भी आपको क्या बताया गया, ये सारी जो सिद्धियां हैं, ठीक है, ये योग मार्ग में विघ्न है, ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ते समाधो उपसर्गा वित्थाने सिद्धिया, यानी कि ये सभी जो 6 सिद्धियां हैं वो समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, लेकिन साधक जो है सही दिशा में यहाँ पे बढ़ रहा है, वो पता चलता है। ये जो 6 सिद्धियां मिलती है ना, तो ये साधक को पता चलता है कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में करवाया गया आप लोगों को, तो आज भी हो जाना चाहिए आप लोगों से। मैलियस, इंग्लिश में दिखा दे, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं, ओके। चलिए इसको लगा लेते हैं हम लोग, क्या होगा आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया मैलियस, मैलियस इनकस और स्टेप्स कल मैं बताई थी, ये ईयर के होते हैं, ठीक है, आपके कान की हड्डियां होती है, ठीक है। मैक्सिला, मैक्सिला जो है ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो मैक्सिला जो है आपके पाए जाएंगे अपर जॉ में, ठीक है, अपर जॉ में। इसके फॉइड जो है ये रिस्ट बोन है, कल ही आपके क्वेश्चन आया था ये। स्टर्नम अगर देखेंगे तो ये आपके चेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ईयर के कौन कितने बोन होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ईयर के जो है आपके 3 बोन होते हैं और 2-2 जोड़ा में होते हैं, ठीक है, टोटल 6, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन बताया गया है, तो मैलियस है, ठीक है, उसके बाद इनकस है और स्टेप्स है। स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है कान में, ठीक है। और जो आपके मैलस है ये आपके बताए गए, ये हथौड़ा इसको बोला जाता है, ठीक है, हैमर के जैसा होता है ये, तो ये ध्यान आपको इसमें रखना है, ओके। उसके बाद हम लोग कल कार्पल्स बोन के बारे में पढ़ते, 8 जो है कार्पल्स बोन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, आपके कलाई के हड्डी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हम ट्रिक लगाए थे, स्नेहलता स्नेहलता जो है टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग ट्रिक से याद किए थे, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया था, कल हुआ था, आज भी रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके फॉइड बोन बताया गया था, उसके बाद आपको बताया गया था लूनेट, ठीक है, ल्यूनेट, इसके फॉइड ल्यूनेट, उसके बाद ट्रैक्यूट्रम, ट्रैक्यूट्रम के बाद पीसी फॉर्म, ठीक है, पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म के बाद आपको याद रखना है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, टी वाला आपको 3 याद रखना है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के बाद ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, और ट्रेपेजॉइड के बाद आपको याद रखना है कैपिटेट, ठीक है, कैपिटेट, और कैपिटेट के बाद याद रखना है हैमेट, ठीक है, हैमेट। तो ये 8 जो है आपके कार्पल्स बोन बताए गए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये तो अब आपको याद है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि फेस बोन, फेशियल बोन भी बताया गया है, ठीक है, फेशियल बोन कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि 14 फेशियल बोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फेशियल बोन जो है हम लोग देखेंगे 14, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, मैंडिबल के बाद वोमर, ठीक है, वोमर बताया गया है, नाक के टिप पे होता है वोमर, ठीक है। वोमर के बाद हम लोग देखते हैं मैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिला के बाद पैलाटिन, उसके बाद नेजल, नेजल, नेजल के बाद इंफेरियर जो है टर्बिनल्स बताया गया है, इंफेरियर,
इंफेरियर टर्मिनल्स। उसके बाद देखेंगे लक्राइमल, आंसू का ग्रंथि बोलते हैं ना, लक्राइमल, लक्राइमल। लक्राइमल के बाद जाइगोमेटिक देखना है, जाइगोमेटिक, ठीक है, जाइगोमेटिक। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखने में तो आपको यहाँ पे कमी नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जोड़ा में पाया जाता है। मैंडिबल हो गया, वोमर, उसके बाद मैक्सिला है, ठीक है, पैलेटिन है, फिर नेजल बताया गया है, नेजल के बाद इंफेरियर जो है टर्मिनल्स बताया गया है, उसके बाद जो है आपके लक्राइमल 7 और 8 में जाइगोमेटिक। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी संख्या जो है 2 पाई जाती है, ठीक है। तो मैक्सिला आपके 1 पाए जाते हैं, वोमर में ये अकेले होते हैं, लेकिन मैंडिबल 1, वोमर 1 और मैक्सिला जो है 2 होते हैं, ठीक है। पैलेटिन भी 2 होते हैं, ओके, नेजल भी 2 होते हैं। उसके बाद इंफेरियर जो ट्रिब्यूनल्स है ये भी आपके 2 होते हैं, ठीक है। और आपको लैक्राइमल भी 2 और जाइगोमेटिक भी 2। सिर्फ आपके ये दोनों मैंडिबल और वोमर जो होते हैं ये एक एक होते हैं, ठीक है। एक नाक के टिप पे और एक आपका जो जबड़ा होता है, जो जो दांत जिसमें हमारा बैठा रहता है ना, तो वो आपका वो भी एक ही होता है। छू के देखेगा तो दोनों साइड एक ही बताया गया, और नाक के टिप पे भी एक ही है, तो ये एक ही होता है, बाकी सब जो है डबल डबल होता है, ठीक है। तो आप जब टोटल ऐड करेंगे तो आपके 14 हो जाएंगे। अब इसको भी याद करने का तरीका है, ठीक है। मैंडिबल को आप याद रखिएगा मेरी, उसके बाद वोमर को याद रखिएगा वाली, मेरी वाली। उसके बाद मैक्सिला से याद रखिएगा मुझे, मेरी वाली मुझे। पी से पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, मेरी वाली मुझे, पाकिस्तान नहीं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था नेजल को, नेजल को नहीं याद रखना है। इन्फेरियर जो इन्फेरियर ट्रिब्यूनल्स जो है उसको याद रखना है इंडिया, ठीक है, इंडिया। और उसके बाद आपको फिर ले याद रखना है और फिर जाएगी याद रखना है। तो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, ये वाला ट्रिक से आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। मेरी से हो गया मैंडिबल, उसके बाद वाली से हो जाएगा वोमर, ठीक है, और मुझे से हो जाएगा मैक्सिला, और पाकिस्तान से हो जाएगा पैलेटिन, ओके। नहीं से नेजल हो जाएगा, और इंडिया से आपका हो जाएगा इंफेरियर जो है ट्रिब्यूनल्स, और ले से हो जाएगा लैक्राइमल, और जाएगी से होगा जाइगोमेटिक, ठीक है। तो ये ट्रिक के द्वारा आपको जो है फेशियल बोन याद हो जाएगा 14। क्लियर होगा सभी को? मैम वो टिंडे वाला भी बता दीजिए, टिंडे वाला भी बता दीजिए। कौन वाला? वो टिंडे वाला आपने बताया था ना इससे पहले। अच्छा हाँ, वो भी बता देते हैं, ओके। उसमें बताया गया था स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है। इसके फॉइड से हो जाएगा यहाँ पे स्नेह, याद रखिएगा स्नेह। उसके बाद ल्यूनेट से लता, उसके बाद ट्रैक्यूटर्म से यहाँ पे याद रखना है टिंडे, और पीसी फॉर्म से पकाओ, ठीक है, पकाओ। उसके बाद फिर ट्रेपेजियम है, स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे, यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे। अब फिर से टिंडे, कैपिटेट से कच्चे हो जाएगा, ठीक है, कैपिटेट से कच्चे, और हेमेट से है, ठीक है। तो स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, और ऊपर वाला मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक और वो ने बोलेंगे तो अभी याद करवा देंगे, थोड़ा समय आप लोग को लग जाएगा, 11 बज जाएगा, फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, रहने दीजिए अभी इतना। जो जो एग्जाम में आते हैं ना वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इस सबसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको, ओके। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो मैक्सिल मेलियस जो है ये आपके ईयर के हैं, तो आप देखेंगे थर्ड नंबर एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी कि 3, ठीक है, 1 और 3 एक ही में, यानी आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर होगा सभी को? आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान करने वाला है, और ये डिजिट से पूछा गया है, कौन सा आसन उसमें करेंगे। जल्दी से बताइएगा, समय भी हो रहा है। चलिए हम लोग देख लें आंसर इसका। मधुमेह, मधुमेह जो है आपके फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ओके। 1 का 1 ही होगा मधुमेह के लिए। अर्धमस्येंद्रासन करेंगे, ठीक है। तमक श्वास, तमक श्वास को यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा को तमक श्वास बोला जाता है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा। डायबिटीज के लिए पहला ही हो गया, उसके बाद तमक सांस, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए क्या हो जाएगा, गोमुख आसन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो है इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, तड़ासन। और माइग्रेन के लिए क्या हो जाएगा, शवासन, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, पहला का 1, एक में पहला का 1 है और 4th नंबर पे भी है। दूसरा देख लेते हैं, तमक श्वास का क्या बताया गया है। तो
तमक श्वास का हम लोगों ने गोमुख आसन लगाया, यानी कि 4। तो आंसर देखेंगे तो आपके 4th नंबर आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है जिन्होंने भी आंसर दिया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मधुमेह के बारे में। ठीक है, आपको डायबिटीज के बारे में बताया जाता है। डायबिटीज जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डायबिटीज आपके टाइप 1 होते हैं, टाइप 2, और एक आपका होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जो गर्भावस्था के समय में होता है वो वाला डायबिटीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 को हम लोग ऑटो इम्यूनो डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज को बोला जाता है। और इसको हम लोग और भी जुवेनाइल और जो है बच्चों का, यानी कि जो बच्चों को होने वाला रहता है, तो जुवेनाइल जो है डायबिटीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, और यहाँ पे जो आपके पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पेनक्रियाज के द्वारा ही आपका बीटा सेल निकलता है, जिससे आपका इंसुलिन का जो है सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का, तो वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, यानी इंजेक्शन यहाँ पे आपको लेना पड़ता है इंसुलिन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और अक्सर ये बचपन में होने वाला, बचपन में ये बच्चों को देखा जाता है, किशोरावस्था में होता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, जुवेनाइल डायबिटीज। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज किसको बोला जाता है, तो टाइप 1 को बोला जाता है। ठीक है, इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि यहाँ अलग से लेना पड़ जाता है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट इसको बोला जाता है। ओके, टाइप 2 में जाते हैं, तो टाइप 2 में यहाँ पे ये डायबिटीज जो है, ये 90% वैसे लोगों को होता है जो कि मोटे के शिकार होते हैं, वजन अधिक जिसका होता है। ठीक है, मोटापा जिनका होता है उसको देखने को मिलता है, और जिनका एज ज्यादा हो गया उनको। ठीक है, एडल्ट में ये देखने को मिलता है, एडल्ट में। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ये डायबिटीज के क्या लक्षण है टाइप 2 में, यहाँ पे इंसुलिन क्या होता है ना, कि अग्नाशय जो होता है हमारा, पेनक्रियास जो है, वो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, या तो नहीं बनाता है, या फिर बनाता है तो उसका यूज करने नहीं आता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। यहाँ पे आपको टाइप 2 से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 वाले को। ठीक है, इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज, क्योंकि यहाँ पे जो पैनक्रियाज जो है वो आपका इंसुलिन बना रहा है, लेकिन उसका यूज करने नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग आप ये समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका गर्भकालीन जो अवस्था में मधुमेह होता है, ये अस्थायी होता है, किसी किसी में बना ही रह जाता है ये। ओके, तो ये अस्थायी जो है होता है, और गर्भावस्था के दौरान होता है ये। तो ये ध्यान रखना है आपको डायबिटीज के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताया गया, जिसको यहाँ पे तमक श्वास बोला गया है। ये श्वसन तंत्र का जो है एक रोग है, जो कि बहुत लंबे समय के, ये हमारा जो नेजल कैविटी है, जो हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो बहुत लंबा जो है ये दीर्घकालीन बीमारी है, जिससे जो है आपके वायु मार्ग में क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है वायु मार्ग, और वहां पे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये ब्रोंकाइटिस अस्थमा जो है, जिसमें सांस फूलना, खांसी, घरघराहट, ये सारी सीने में जकड़न, ये सब देखने को मिलता है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी के जो निचले वाला जो होता है, लोअर जो स्पाइन होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे सूजन आ जाता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कमर दर्द इसमें होगा आपका। तो कमर दर्द में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड नहीं झुकेंगे, कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग ताड़ासन यानी बैलेंसिंग वाला आसन यहाँ पे करवाया गया है। ओके, माइग्रेन देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका सर में दर्द रहता है, ये आपके न्यूरोलॉजिकल जो है डिजीज है, तंत्रिका संबंधी जो है प्रॉब्लम है, जिसमें सिर के जो है एक और बहुत ज्यादा दर्द होता है, और घंटों और दिनों तक रह जाता है। ठीक है, रोशनी की वजह से, आवाज की वजह से, संवेदनशीलता की वजह से ये माइग्रेन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ भी रोग है और उसमें निषिद्ध योगाभ्यास आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर बाकी लोगों को दिक्कत होगा। तो पेप्टिक अल्सर अगर हम लोग देखेंगे, तो पेप्टिक अल्सर में क्या नहीं करेंगे, निषिद्ध योगाभ्यास बोला गया है, तो क्या नहीं करेंगे, वस्त्र धोती नहीं करेंगे। ठीक है, ये हानि पहुंचाएगा। उसके बाद डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोलैप्स में हम लोग क्या नहीं करेंगे, तो शशांक आसन नहीं करेंगे। अवसाद में क्या करेंगे, तो शवासन नहीं करेंगे। ओके, उच्च रक्तचाप में कपाल भाती नहीं करेंगे, ये निषिद्ध पूछा गया था आपसे। ओके,
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर का अवस्था होती है, यानी कि 3 नंबर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 2 में दिया गया है। अब देख लेते हैं दूसरा, डिस्क प्रोलैप्स जो है ये आपके शशांक आसन ये दिए गए हैं, तो 3 और 2 होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अवसाद का क्या होगा, 4 यानी कि शवासन, और उच्च रक्तचाप का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कपालभाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ पूछा गया है, ये भी मिलान करने वाले क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताइए क्या होगा। थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, तुरंत हो जाएगा। देखिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। भावातीत ध्यान देखेंगे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ठीक है, तो इन्हीं महेश योगी के द्वारा दिया गया है। ओके, उसके बाद सविता की ध्यान विधि, सविता की ध्यान विधि देव संस्कृत विश्वविद्यालय, सविता ध्यान। चक्रीय ध्यान देखेंगे तो एस व्यासा का है। ओके, एस व्यासा का। और योग निद्रा अगर देख लेते हैं तो बिहार स्कूल ऑफ योग का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म यौगिक सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, यानी कि 3 नंबर आपके ऑप्शन किसमें, एक ही में दिया गया, एक ही से आपका पूरा आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें को ध्यान में रखिएगा। भावातीत ध्यान जिसको हम लोग ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, महेश योगी का है। सविता ध्यान जो है ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। उसके बाद चक्रीय ध्यान जो है एस व्यासा का है, और योग निद्रा जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा दिया गया है। अब आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग पैसेज से संबंधित क्वेश्चन। देखिए पैसेज जो है हम लोग कर नहीं रहे थे, सिर्फ आंसर लगा रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आपको पैसेज पढ़ना भी और किस प्रकार आंसर लगाना है, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, तो एक बार हम 2 मिनट में पढ़ा जाएगा, 1 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद तुरंत आप लोग जवाब भी दे पाएंगे। इससे बहुत सारा नॉलेज भी हमें प्राप्त होता है, इस वजह से पैसेज को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं, योग जो है समग्र जीवन का विज्ञान है, जिससे क्या होता है, जोड़ना अभिप्रेत है। और आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या व्यष्टि चेतना का सार्वभौम चेतना के साथ मिलन के रूप में की जाती है। व्यवहारिक स्तर पे अगर देखेंगे तो योग क्या है, शरीर मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। ओके, यह सामंजस्य क्या करता है, ये सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। इससे व्यक्तित्व के सभी पक्ष अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक जो है प्रभावित होते हैं। यह अष्टांग योग और सप्तांग योग के अभ्यास के से जो है किया जा सकता है। 21वीं सदी में योग के आध्यात्मिक लक्ष्य के अलावा शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा योग की उपलब्धियां हैं। योग विभिन्न रोगों पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा के रूप में सफल हुआ है, और योग चिकित्सा जो है तंत्रिका तंत्र और अंतरशाभी तंत्रों में संतुलन स्थापित करने में सफल है, जिसका शरीर के सभी अंगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ओके, कार्य निष्पादन के दौरान और उसके पश्चात योगाभ्यास के प्रभाव के बारे में वर्तमान में शोध किया जा रहा है, और इसके परिणाम से ज्ञात हुआ है कि सडकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है। इन तथ्यों के दृष्टिगत भारत और विदेश में लाखों लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करने के साथ साथ प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेते हैं। उसके बाद सद्भाव, शांति और निरोग अवस्था प्राप्त करने के लिए लोगों और समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सामान्य योग अभ्यास क्रम तैयार किया गया है। ये आपके पैसेज थे। ठीक है, पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। किस प्रकार इसका आंसर करना है, टू द पॉइंट, आपको सीधा सीधा पैसेज से उठा के ही आंसर करना है। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अपना कॉमन सेंस का यूज नहीं करना है। ठीक है, जो पैसेज में दिया गया वही चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। क्या पूछा गया, व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किनके मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे तो ये देखिए, यह सामंजस्य और एकत्व का समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है, यही पूछा गया ना। तो व्यवहारिक स्तर पर योग क्या है, शरीर, मन और भावनाओं में। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिखा हुआ है, शरीर, मन, भावनाओं, तो आप वहां देखिए, पर यहाँ भावना तो नहीं दिया गया, तो शरीर और मन हो जाएगा। ठीक है, शरीर, आत्मा ये सब तो नहीं था, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ओके, दूसरा हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, सडकर्म जो है वो आसन, प्राणायाम और ध्यान निम्नलिखित में से क्या बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे बताया गया है सडकर्म के बारे में, कि सडकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान जो है ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन है। टू द पॉइंट वही बातें वहां पे की गई है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी लिखा गया था उसमें। उसके बाद योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है संतुलन
बनाने में सफल है तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो कि आपके यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए योग चिकित्सा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र में संतुलन स्थापित करने में सफल है। तो यही बातें जो है वहां भी पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है, तो सामंजस्य और एकात्मकता पर होता है, ठीक है। पैसेज में इसको भी देख लेंगे। उसके बाद आध्यात्मिक पद जो है जोड़ना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके मिलन के रूप में की गई है, तो व्यष्टि और सार्वभौमिक चेतना। ये आपके जस्ट ऊपर में ही बताया गया था, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या व्यष्टि चेतना और सार्वभौम चेतना के साथ मिलन के रूप में की गई है। तो पूरा जो है पैसेज से ही आपको यहाँ आंसर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज भी देख लेते हैं। उसके बाद आंसर आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा क्या है। मैं टिक भी लगा दी हूँ। पैसेज को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, देखिए इससे बहुत सारा नॉलेज अभी आपको मिलेगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार चेतना जो है वो चेतना सामान्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले 5 क्लेश है, ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चेतना सामान्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। सत्य ज्ञान का अभाव सभी दुखों का स्रोत है, चाहे वो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न या फिर पूर्ण रूपेण उदार है। अविद्या सभी क्लेशों की क्या है, जननी है। शरीर और आत्मा जो है भिन्न भिन्न है, किंतु अस्मिता के कारण व्यक्ति को इनके एक होने की अनुभूति होती है, ओके। उसके बाद सुखद अनुभवों से काम और भावनात्मक आसक्ति उत्पन्न होती है। अप्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घृणा और महत्वहीनता का भाव उत्पन्न होता है। जीवन के प्रति आसक्ति तथा मृत्यु भय सभी मनुष्य में निहित है और विवेक भी उससे क्या है, अछूता नहीं है। ये 5 क्लेश बौद्धिक, भावनात्मक और सहज, इन 3 स्तरों वाले होते हैं। अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। राग और द्वेष भावनाओं और अनुभूतियों से संबंधित है। अभिनिवेश क्लेश की प्रवृत्ति सहज होती है। इन 5 क्लेशों के मूल कारण व्यवहार परक प्रकार एवं चिंतन है। उसके बाद बताया गया सभ्यता के आरंभ से ही विचार और कर्म की प्रक्रिया विद्यमान रही है और मनुष्य यथार्थ ज्ञान की खोज करता रहा है। साधना के संदर्भ में बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः विशुद्ध प्रज्ञा में परिणित होती है, जो कि शाश्वत रहती है। सच्चा साधक जो है वो योग के माध्यम से आरंभ में ही क्लेशों को नष्ट करने में सक्षम होता है। तो ये पूरी बातें क्लेश को लेके, पंच क्लेश से रिलेटेड बताया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इस पैसेज से समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यह पूछा गया है पहला कि बुद्धि की विभेदक शक्ति जो है अंततः इनमें से किसमें परिणित होता है, तो विशुद्ध प्रज्ञा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः विशुद्ध प्रज्ञा में परिणत होता है, ठीक है। पहला ही आपका आंसर हो गया। दूसरा में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, तो बुद्धि के क्षेत्र से अविद्या और अस्मिता बताया गया। बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। ये वाला यहाँ पे आपका टू द पॉइंट वही चीजें दी गई है। फिर बताया गया है कि जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किन में निहित होता है, तो यहाँ पे देखिए अभिनिवेश के बारे में पूछा गया कि किन में निहित होता है। तो यहाँ देखिए कि जीवन के प्रति आसक्ति तथा मृत्यु का भय सभी मनुष्यों में निहित रहता है और विवेक जन भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है। सभी में निहित होता है और विवेक जन भी इससे अछूता नहीं है। अब देखिए यहाँ विवेक जन कहीं तो लिखा नहीं है, ओके, और यहाँ सभी में लिखा गया था तो सभी मानव में हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है। शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है, किसकी वजह से ऐसा लगता है। अब देखिए यहाँ पे अस्मिता को लेके कैसे बताया गया। अस्मिता से यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, किंतु अस्मिता के कारण व्यक्ति को इनके एक होने की अनुभूति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अस्मिता के कारण ऐसा हो रहा है। शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, वहां पे अशाश्वत यूज कर दिया गया आत्मा की जगह पे, तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट हो तो वो ध्यान रखना है कि शाश्वत का मतलब आत्मा यहाँ बताया गया। तो यहाँ पे अस्मिता के कारण होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अस्मिता आपका आंसर हो गया, ठीक है। शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है, किसकी वजह से, तो अस्मिता की वजह से। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत आंसर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूछा गया क्लेश के अंतर्गत नहीं है, तो क्लेश के अंतर्गत अविद्या और अस्मिता आता है, नहीं पूछा गया तो अहिंसा और अस्तेय होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बी और डी दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें बी और डी दिया गया है, तो यहाँ आंसर आपका बी और डी ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सभी क्लेशों की जननी क्या है, तो अविद्या को सभी क्लेशों की जननी आपके पैसेज में भी बताया गया है। ऐसे तो आपको पता ही है अविद्या सभी क्लेशों की जननी है,
ठीक है। और पैसेज में भी बताया गया है कि अविद्या जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए अविद्या क्या है, तो सभी क्लेशों की जननी है। ठीक है, अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, ये आपको बताया गया है। ओके, अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, पैसेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सारी चीजें।